हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटी हब यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1919 और 1947 के बारे में। ये क्राउन रूल का सेकंड वीडियो है और हिस्टोरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड वीडियो है, एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड वीडियो है। चूँकि वो सब वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था तो एक ही वीडियो में ना डिस्कशन करके अलग अलग वीडियो में आराम से डिस्कशन किया जाए, इसलिए ये मैंने वीडियो बनाया है अलग से। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। ये एक एक्ट जो था इसको मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है, क्योंकि एडविन मोंटेगू उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और चेम्सफोर्ड उस समय के वाइसरॉय थे। तो ब्रिटिश पीएम ने बोला था कि इंडियन गवर्नमेंट को धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाएगी और इंडिया में एक अलग से गवर्नमेंट फॉर्म की जाएगी और ब्रिटिश धीरे धीरे छोड़ देंगे। तो उसी के एवज में ये एक्ट आया था। ये एक्ट काफ़ी मेजर चेंजेस लेके आया था, क्योंकि होम रूल मूवमेंट 1916 में काफ़ी पॉपुलर हुआ था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो उसके लिए ब्रिटिश को अपने पॉलिसीज़ में काफ़ी चेंजेस लाने पड़े। तो चलिए आइए अब डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या वो चेंजेस थे। सबसे पहला जो चेंज था लेजिस्लेटिव फील्ड में वो ये था कि इसमें बाईकैमरलिज्म सबसे पहले आया। बाईकैमरलिज्म मीन्स इसमें दो हाउस बनाए गए, अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो कि आज राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, और लोअर हाउस जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि लोकसभा के हिसाब से आज जाना जाता है। इसमें मेजॉरिटी ऑफ मेंबर जो थे वो डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चूज करके आते थे, जो कि पहले नहीं होता था, क्योंकि पहले नॉमिनेट ज़्यादा प्रथा चलती थी कि गवर्नर जनरल या वाइसराय जो भी हैं वो नॉमिनेट कर देंगे और उस हिसाब से मेंबर होगा। तो वो एक तरह से ओपेक सिस्टम था, ट्रांसपेरेंसी वहाँ पे नहीं थी कि जो मतलब एलिजिबल नहीं है उसको भी वहाँ पे नॉमिनेट करके बिठा दिया जा रहा है। तो ये एक मेजर चेंज था। और एग्जीक्यूटिव फील्ड में ये था कि वाइसराय के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे उसमें से 3 मेंबर्स थे वो इंडियन थे। तो ये एक तरह से अच्छी बात थी, क्योंकि 50% अगर 6 मेंबर हैं तो उसमें से 3 मेंबर इंडियन है, 50% यहाँ पे इंडियन की पार्टनरशिप है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पे। और कुछ मेजर चेंजेस थे, जैसे कि अब डिटेल में बात करते हैं लेजिस्लेचर का। फिर से है कि ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंक्रीज कर दिया था साइज। अब 70% मेंबर्स जो थे वो इलेक्ट होके आने वाले थे, नॉमिनेट होने वाले की संख्या सिर्फ 30% थी। तो ये काफ़ी अच्छा चेंज था हमारे लिए। फाइनेंस से रिलेटेड ये था कि पहला बार प्रोविंशियल बजट जो था वो सेपरेट किया गया था सेंट्रल बजट से। सेंट्रल बजट से इसलिए सेपरेट किया गया था क्योंकि प्रोविंसेज अब थोड़े से ज़्यादा होने लगे थे। उसमें आई थिंक 14 प्रोविंसेस थे, तो उसके लिए थोड़ा मैनेजमेंट करना आसान नहीं था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। और प्रिंसली स्टेट उतना सारा था, लगभग 565 के आसपास, तो वो मैनेज करना इतना आसान नहीं था। और चूँकि सब कोई इलेक्ट होकर आ रहे थे मेंबर, तो अब भरोसा किया जा सकता है कि वो सब अपने कंस्टिट्यूएंसी में खर्चा करेंगे, इसलिए ये बजट सेपरेट किया गया था। एग्जीक्यूटिव में 2 क्लास के एडमिनिस्ट्रेटर थे, एक एग्जीक्यूटिव काउंसलर, एक मिनिस्टर। एग्जीक्यूटिव काउंसलर मीन्स वो सिर्फ रिजर्व्ड सब्जेक्ट पे बात करेंगे। एग्जीक्यूटिव काउंसलर के पास ज़्यादा पावर था रादर देन मिनिस्टर्स। मिनिस्टर जो थे वो इंडिया वाले थे, तो इंडिया वालों के पास काफ़ी कम पावर दिया गया था। और जो वाइसरॉय थे वो एग्जीक्यूटिव काउंसलर को ज़्यादा पावर दे के रखे थे, और रिजर्व लिस्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था। जबकि ट्रांसफर्ड में बस छोटा छोटा सब्जेक्ट था, जैसे कि फूड हो गया, ये सब हो गया, और डिफेंस वफेंस सारा रिलेटेड रिजर्व सब्जेक्ट में था। गवर्नर इसमें एग्जीक्यूटिव हेड हुआ करते थे। गवर्नर administered the reserved list along with the executive councillor. The executive councillor were not responsible to the legislature. ये एक तरह से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रथा चलती है कि वहाँ का प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। यहाँ का इंडियन का अगर सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर को कोई भी पॉलिसीज़ के लिए। यहाँ पे एक प्राइवेट मेंबर भी पूछ सकता है, अपोजिशन मेंबर भी पूछ सकता है प्राइम मिनिस्टर से कि ये पॉलिसी क्यों लागू हुई, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। तो उस समय सेम अमेरिका वाला यहाँ पे सिस्टम था कि जो भी एग्जीक्यूटिव काउंसलर थे जो कि रिजर्व सब्जेक्ट मतलब इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पे काम करते थे, वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। तो ये एक तरह से मनमाना काम वो कर सकते थे वहाँ पे। ये वाइसराय को नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस समय उन्होंने किया था, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट अपने पास रहने देना चाहते थे और इंडियंस को थोड़ा सा कम पावरफुल बनाना चाहते थे। सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन अंडर द रिजर्व लिस्ट वेयर लॉ, ऑर्डर, इरिगेशन, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू सारा सबसे इम्पॉर्टेंट ये था, क्योंकि उस समय लैंड रेवेन्यू लगभग
2/3 पार्ट उनके बजट का फॉर्म करता था। और मेजर जो सोर्स था इनकम का ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो लैंड रिवेन्यू ही था, रादर दैन अलग फाइन्स वाइन्स या फिर अलग मिनरल प्रोडक्शन, ये सब वो सब काफ़ी कम था। सबसे ज़्यादा वहाँ पे लैंड रिवेन्यू से वो लोग कमाते थे, और लैंड रिवेन्यू को वो लोग अपने साथ रखना चाहते थे, इसलिए वायसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसलर उसको हेड किया करते थे। एग्जीक्यूटिव में कुछ और भी चेंजेस थे, जैसे कि फॉर द ट्रांसफर्ड लिस्ट द गवर्नर एडमिनिस्टर वाया द मिनिस्टर्स। यहाँ पे जो मिनिस्टर्स हैं वो मेनली इंडियन होते थे। द मिनिस्टर्स वेयर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल हु इलेक्ट देम थ्रू लेजिस्लेचर। दीज मिनिस्टर वेयर नॉमिनेटेड फ्रॉम एमॉन्ग द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो प्रोविंशियल काउंसिल था, लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उसमें से ये इलेक्टेड मेंबर्स जाते थे, और यही इलेक्टेड मेंबर्स मिनिस्टर बनते थे। जैसे कि आजकल के सिस्टम में चलता है कि लोकसभा का कोई मेंबर है, उसको मिनिस्टर बना दिया जा रहा है, लेकिन आज के सिस्टम इससे थोड़ा सा इवॉल्व्ड है, क्योंकि यहाँ पे राज्यसभा के मेंबर्स भी नॉमिनेट हो सकते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बैठ सकते हैं। सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन द ट्रांसफर्ड लिस्ट वेयर एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, इंडस्ट्री, पब्लिक वर्क, रिलीजियस एंडोमेंट। ये काफ़ी छोटे सब्जेक्ट्स थे, इसलिए ये इंडियंस को दिए गए थे, ताकि वो लोग अपना मनमाना ज़्यादा ना कर सके और आर्बिट्रेरीनेस ज़्यादा गवर्नर जनरल के पास हो, वाइसरॉय के पास हो और एग्जीक्यूटिव काउंसलर के पास हो। The Secretary of State and Governor General could interfere in the matters under the reserved, but the interference was restricted to the transferred list. ये इंटरफेरेंस सिर्फ ट्रांसफर्ड लिस्ट के लिए थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कुछ भी कर सकते थे ट्रांसफर्ड लिस्ट के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा मतलब हम लोग को एक तरह से बांध के रखा गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और गवर्नर जनरल के अंडर, ताकि हम लोग अपने से कुछ नहीं कर सकें, अपने पॉलिसीज़ नहीं बना सकें। और अंत में जो साइन होगा वो गवर्नर जनरल का ही होगा, जो कि इंडिया के पक्ष में थोड़े से कम ही रहते थे, क्योंकि वो लोग तो चाहते नहीं थे कि कभी हम इंडिया को एज अ कॉलोनी छोड़ दें, वो हमेशा कॉलोनी बना के रखना चाहते थे। तो वो एक तरह से काफ़ी ख़राब बात था हम लोग के लिए कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हमको दे दिया गया, और रिजर्व सब्जेक्ट सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज अपने साथ रख लिए गए। क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, ये यहाँ पे गलत है, ये नहीं होगा। दिस फेडरेशन वाज टू कंसिस्ट ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स। The provinces in British India would have to join the federation, but this was not compulsory for the princely state. इसमें फेडरेशन बनाने की भी बात हुई थी। फेडरेशन मीन्स जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स अभी एक फेडरेशन है, हम लोग अभी एक यूनियन है। फेडरेशन मीन्स वहाँ पे एग्रीमेंट करके वो एक अलग अलग जो जितने भी टेरिटरीज़ हैं वो एक एग्रीमेंट करते हैं और बोलते हैं कि आज से ये हमारा कंट्री है, और जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होंगे जैसे डिफेंस रिलेटेड, वो हमारे कंट्री के जो हेड होंगे वो लेंगे, और जो भी स्टेट से रिलेटेड मैटर्स हैं जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, ये सब हम लोग लेंगे। जैसे कि फेडरेशन में मोस्टली यही होता है, और वहाँ पे एक यूनिटरी पावर वहाँ से छीन जाती है, क्योंकि यूनिटरी पावर जैसे कि वहाँ पे आप लोग अगर प्रेसिडेंट अच्छे डिसीजंस नहीं ले रहे हैं तो वहाँ के लोग अलग हो सकते हैं, एक बिल पास करेंगे स्टेट असेंबली में और वहाँ के लोग अलग हो जाएंगे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में यूनिटरी स्ट्रक्चर भी है, और इंडिया के कोई भी स्टेट अगर चाहेगा कि हम इंडियन यूनियन से अलग हो जाएँ तो वो अलग नहीं हो सकता है। तो उस समय अमेरिकन सिस्टम जो था वो ज़्यादा प्रिवेल कर रहा था, क्योंकि 20th सेंचुरी में अमेरिका टॉप पे था एज अ वर्ल्ड पावर। तो उस समय थोड़ा सा एक अमेरिका के पॉलिसीज़ का प्रभाव आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिलेगा, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिलेगा। द फेडरेशन नेवर मटेरियलाइज्ड बिकॉज द लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। ये फेडरेशन बनाने का जो आइडिया था, अमेरिका वाला सिस्टम यहाँ पर लागू करने का आइडिया था, वो कभी मटेरियलाइज नहीं हुआ, मतलब कभी भी लागू नहीं हुआ, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ये सपोर्ट नहीं कर रहे थे। चलिए ये अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था वो उस समय का सबसे बड़ा एक्ट था। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का इतना बड़ा एक्ट था कि इसका जो रिकॉर्ड तोड़ा था वो लंदन म्यूनसिपल एक्ट ने तोड़ा था, वो भी 1999 में। सोचिए कि ये लगभग 64 ईयर्स तक अपना दबदबा बनाए हुए था, वो 64 ईयर्स तक सबसे बड़ा एक्ट के नाम से मशहूर था। और इस एक्ट में इतने अच्छे प्रावधान थे, या फिर इतने अच्छे तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के प्रावधान थे कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन में भी अप्लाई किया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो आज का है उसमें भी अप्लाई किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काफ़ी अच्छा डिबेट भी हुआ कि
क्यों अप्लाई किया गया और हम लोग ब्रिटिश के मानसिकता को क्यों अप्लाई कर रहे हैं अपने आने वाले फ्यूचर्स में, कि अगर हमारा देश आज़ाद हो रहा है 190 सालों के राज के बाद, ब्रिटिश राज के बाद, तो हम लोग ब्रिटिश के बनाए हुए कानूनों को फिर से इतना वैल्यू क्यों दे रहे हैं और उनके ही पॉलिसीज़ को अप्लाई क्यों कर रहे हैं आने वाले फ्यूचर में। तो इसके लिए काफ़ी अच्छा डिबेट हुआ और उसमें बी आर अम्बेडकर ने ये भी कहा था कि अगर कोई भी चीज़ अच्छी है तो उसको कहीं से भी उठा के अगर हम लिए जाएँ तो वो व्यर्थ नहीं जाएगी। इसलिए ये जो इसका फर्स्ट प्रोविज़न ही हम लोग पढ़ेंगे, डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस, ये भी आज के कॉन्स्टिट्यूशन में लागू हुआ है। तो चलिए आइए देखते हैं अब डिटेल में। देयर वर 3 लिस्ट विच गिव द सब्जेक्ट अंडर ईच गवर्नमेंट: फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो ये बताता है कि कैसे पावर्स डिवाइडेड है सेंटर में और स्टेट गवर्नमेंट में। आज के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये फेडरल लिस्ट की जगह सेंट्रल लिस्ट बन चुका है, प्रोविंशियल लिस्ट की जगह स्टेट लिस्ट बन चुका है, और कंकरेंट लिस्ट ही है। कंकरेंट लिस्ट मतलब स्टेट और सेंटर दोनों इसमें पावर बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों के बीच में क्लैश कभी हुआ तो सेंटर का जो लॉ बनाया हुआ है वो प्रिवेल करेगा। प्रोविंशियल लिस्ट मतलब कि सिर्फ स्टेट पावर इसमें कानून बना सकते हैं। फेडरल लिस्ट मतलब सिर्फ सेंट्रल इसमें कानून बना सकता है। इसमें डिफेंस रिलेटेड मैटर्स आते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ सेंटर ही इन्वॉल्व होता है और सिर्फ सेंटर ही कानून बना सकता है। वाइसराय वाज वेस्टेड विथ रेसिडुअल पावर, जो भी रेसिडुअल पावर है जो कि ये तीनों लिस्ट में नहीं लिखा गया है, वो वाइसराय उस पर कानून बना सकता है। आज के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि सेंटर हैज़ बीन वेस्टेड विथ रेसिडुअल पावर। जो भी कानून, जो भी लिस्ट तीनों लिस्ट में नहीं लिखा हुआ है उस पे कानून जो भी बनाएगा वो सेंटर बनाएगा। उस पे स्टेट भी बना सकता है सेंटर से अप्रूवल लेके, लेकिन वो उतना मान्य नहीं होगा। अगर सेम सब्जेक्ट पे अगर सेंटर बना दिया जाए तो उसका लॉ प्रिवेल करेगा। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी: रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, गवर्नर हैज़ टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोविंशियल लेजिस्लेटर। ये आज के भी कॉन्स्टिट्यूशन में है कि गवर्नर को एक्ट करना होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कि स्टेट्स में होते हैं उनके थ्रू, जैसे प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो सेंटर में होते हैं उनके थ्रू एक्ट करते हैं। वो उस समय भी अप्लाई था ताकि प्रोविंशियल की ऑटोनॉमी बन सके और सेंटर गवर्नर को यहाँ पे अगर अपॉइंट करती है तो एक तरह से यूनिटरी फीचर भी ये बना रहेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ बाईकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। उस समय जो 11 प्रोविंसेस थे उसमें से 6 में बाईकैमरलिज्म था, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल भी था और लेजिस्लेटिव असेंबली भी था। जैसे कि आज के कॉन्टेक्स्ट में आज भी लगभग 6 ही स्टेट्स में है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और तेलंगाना हो गया। ये 6 स्टेट्स में ही अभी सिर्फ बाईकैमरलिज्म है। तो ये भी उस समय से ही लागू हुआ था। एडॉप्शन ऑफ डायरकी एज द सेंटर। डायरकी मीन्स 2 टाइप्स ऑफ पावर, जैसे कि रिजर्व लिस्ट और स्टेट लिस्ट में अगर बांटा गया है और 2 टाइप के मिनिस्टर बनाए गए हैं, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिलर और एक मिनिस्टर हो गया नॉर्मल, तो वो भी एक तरह से डायरकी ही है क्योंकि 2 टाइप में पावर डिवाइड कर दिया गया है वहाँ पे। अदर प्रोविजंस ये एक्ट के ये थे, जैसे एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। जो कम्युनल अवार्ड जो दिया गया था रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा 1932 में, उसका और एक्सटेंशन यहाँ पे किया गया और पूरी तरह से कम्युनिटी के थ्रू रिप्रेजेंटेशन हो गया, सेपरेट इलेक्टोरेट्स हो गया। ये वुमेन को भी प्रोवाइड किया, जैसे कि वुमेन के लिए सिर्फ वुमेन ही वोट कर सकते हैं। डिप्रेस्ड क्लासेस को भी किया कि डिप्रेस्ड क्लास के लिए सिर्फ डिप्रेस्ड क्लास वोट कर सकते हैं। और रिजर्वेशन भी उसी समय आया, वुमेन को रिजर्वेशन दिया गया, डिप्रेस्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दिया गया। चूँकि ये उतना लागू में नहीं आया क्योंकि उस समय बी आर अम्बेडकर और जो महात्मा गांधी जी थे उनके बीच में काफ़ी डिबेट था इसको लेके कि सेपरेट इलेक्टोरेट वगैरह नहीं देना चाहिए था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल क्रेडिट एंड करेंसी इन द कंट्री। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आज का है वो उसी समय का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था उसका, टू कंट्रोल क्रेडिट एंड करेंसी इन कंट्री। ब्रिटिश को ये मालूम हुआ कि अगर हम ऐसे मनमाना करेंगे तो फिस्कल पॉलिसी और हमारा जो बजट रिलेटेड मैटर्स हैं और करेंसी वरेंसी है वो काफ़ी उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट कर जाएगी अगर कोई एक ऑटोनमस बॉडी उसको कंट्रोल करने के लिए नहीं हुई। तो
ये बात पे ध्यान दिया गया और एक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि सेंट्रल बैंक होगा कंट्री का, उसको इस्टेब्लिश किया गया। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल प्रोविंशियल एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इसको कहा जाता था, ना कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और जो आज का स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन उसमें कहा जाता था। और अगर दो स्टेट का कंबाइंड है तो उसको जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। तो ये उसी एक्ट से आया था। उसमें ये इस चीज़ के बारे में था और इंडियंस का पार्टिसिपेशन इसमें कितने बढ़ाया जाए और उनका एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन कितना बढ़ाया जाए उस पर बात हुई थी। तो ये एक तरह से काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंटेशन इंडिया के लोगों के लिए था। और ये एक और मेन काम किया था जो कि था प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट विच वाज सेटअप इन 1937। ये फेडरल कोर्ट की बात कर रहा है जिसको हम आज सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी इस्टेब्लिशमेंट उसी एक्ट के द्वारा हुआ था। 1937 में सुप्रीम कोर्ट बना था और इसका एक ही बेंच है दिल्ली में, जबकि इसको पार्लियामेंट चेंज कर सकती है और अलग अलग जगह भी बना सकती है, लेकिन पार्लियामेंट ने अभी तक कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया है। चलिए अब आगे देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 के बारे में। इसको डिकी बर्ड प्लान भी बोलते हैं या फिर जो माउंटबेटन प्लान था उसी का एक्सटेंशन था ये एक्ट के फॉर्म में। ये पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में ताकि इंडिया को इंडिपेंडेंस ग्रांट किया जा सके। इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश रूल इस एक्ट के पास होने के बाद ख़त्म हो गया। पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएटेड टू इंडिपेंडेंट डोमिनियन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान दो कंट्री यहाँ पे फॉर्म हुई, जो कि पहले एक ही कंट्री थी इंडिया के नाम से। और पाकिस्तान को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश बन चुका है। एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ऑफ टू डोमिनियन टू अडॉप्ट देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों डोमिनियन इंडिया और पाकिस्तान दोनों को एम्पावर किया गया कि वो अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म करके अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर सकते हैं। रिपील एनी ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे ब्रिटिश लॉ होगा, क्योंकि अब इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका था इंडिया। तो वो ब्रिटिश के जितने भी लॉज जो पहले आए थे, जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892, 1909, 1919, 1935, कोई भी एक्ट को, कोई भी रूल को ये रिपील कर सकते थे। इसलिए पूरी तरह से अब पावर इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया गया था। इट ग्रांटेड फ्रीडम टू इंडियन प्रिंसली स्टेट टू ज्वाइन अदर डोमिनियन इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। ये इसी बात के कारण कश्मीर अभी पूरी तरह से हमारा नहीं है, क्योंकि उस समय के प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, ये सब। तो उनको 3 ऑप्शन दिया गया, या तो वो इंडिया ज्वाइन करें, या तो पाकिस्तान ज्वाइन करें, या तो इंडिपेंडेंट रहें। तो जो जम्मू कश्मीर के किंग थे राजा हरी सिंह, उन्होंने इंडिपेंडेंट रहने के लिए चूज किया शुरू में। लेकिन जब पाकिस्तान ने उन पर हमला किया तो वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जल्दी जल्दी में साइन किए और बोले कि हमें इंडिया आप बचाइए पाकिस्तान के मतलब रूल से, पाकिस्तान के एक्सेशन से। तो फिर इंडिया ने पाकिस्तान की मदद की और उस समय तक पाकिस्तान ने जितना कब्जा रखा था वो अभी कब्जा कर रखा है और वो अभी पीओके के नाम से जाना जाता है। गिलगिट बाल्टिस्तान का वो रीजन है। असाइंड डुअल फंक्शन कंस्टिट्यूएंट एंड लेजिस्लेटिव टू कंस्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्ड इन 1946। कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए फॉर्म हुआ था उसको 2 फंक्शन दिए गए। कंस्टिट्यूएंट फंक्शन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का था, जिसके ड्राफ्टिंग चेयरमैन थे बी.आर. अम्बेडकर। लेजिस्लेटिव फंक्शन जो कि मतलब कोई भी बिल पास कर सकता था, कोई भी लॉ बना सकता था। इसके जो स्पीकर थे उसमें हुआ करते थे वो जी.वी. मावलंकर हुआ करते थे। और जब कंस्टिट्यूएंट फंक्शन में जब बैठती थी तो राजेंद्र प्रसाद उसके चेयरमैन होते थे और लेजिस्लेटिव फंक्शन में जी.वी. मावलंकर उसके बाद जाकर फर्स्ट स्पीकर भी बने। और ये जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो फॉर्म किया गया था 1946 में, उसी समय पे पीएम बना दिया गया था और वो उसी समय से पीएम है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद जब 1951 में जनरल इलेक्शन हुआ उसके बाद फिर से वो पीएम बन गए। तो इस एक्ट में बस इतना ही था। इसके बाद हम लोग मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके जो सैलेंट फीचर हैं इस पर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आप, और भी हमारे शॉर्ट्स हैं वो आर्टिकल 1 से हम लोग स्टार्ट किए हैं। शॉर्ट्स का एक
वीडियो होगा और एक वीडियो फुल फ्लेज्ड वही आर्टिकल पे होगा। कंटिन्यू हम यही वीडियो डालते रहेंगे ताकि सारे आर्टिकल्स आपके कंठस्थ हो जाएँ, आपको याद हो जाएँ और वो एग्ज़ाम में आपका काम करे। धन्यवाद।